नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे YouTube चैनल NCERT ऑन टिप्स पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो है जैव विविधता एवं संरक्षण जो चैप्टर है अपना, उसका लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। एनसीईआरटी अगर आप देखें तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। अब जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं आज जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न। जैव विविधता के प्रतिरूप या फिर पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं क्या ये कह रहा है। सबसे पहला इसका पॉइंट है जैव विविधता के पैटर्न का। फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है अक्षांशीय प्रवणता। क्या है अक्षांशीय प्रवणता? क्या है अक्षांशीय प्रवणता? क जो पॉइंट है इसका वो है अक्षांशीय प्रवणता। हमको पढ़नी है अक्षांशीय प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है उतार चढ़ाव। प्रवणता जो शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, प्रवणता जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव। क्या होता है इसका मतलब? उतार चढ़ाव। इसका मतलब ये है कि अक्षांशों की वजह से प्रवणता होगी, यानी कि उतार चढ़ाव आएगा। अक्षांशों की वजह से क्या आएगा? उतार चढ़ाव आएगा। वो उतार चढ़ाव किस में आएगा? जैव विविधता में आएगा। किस में आएगा? जैव विविधता में आएगा उतार चढ़ाव। किस में आएगा दोस्तों? जैव विविधता में आएगा। ठीक है, चलो टॉपिक से तो अपने को चीज समझ में आई कि जैव विविधता में उतार चढ़ाव होगा। इसका मतलब जैव विविधता कहीं कम होगी और कहीं जैव विविधता ज्यादा होगी। होगी का किस वजह से? अक्षांशों की वजह से। किसकी वजह से? अक्षांशों की वजह से। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पहली क्लास जब मैंने बताई थी उसमें भी मैंने बेसिक बताया था। इस क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। ये आपका एक पृथ्वी है या फिर ग्लोब माने। इसके मिडल में से भूमध्य रेखा निकलती है। क्या निकलती है? भूमध्य रेखा निकलती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं अंतिम वाले, ये कहलाते हैं ध्रुव। ये क्या कहलाते हैं? पोलर कहलाते हैं या पोल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पोल या ध्रुव। ये आपका भूमध्य रेखा है। ये क्या है? आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से यहाँ 23.5 डिग्री और 23.5 नीचे भी। ये जो एरिया है ये पूरा, ये एरिया कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। फर्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें बताई। उसके बाद ये जो एरिया है वो कहलाता है शीतोष्ण। ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और लास्ट वाले जो एरिया वो कहलाते हैं पोल। ये आपका कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल हो गया। क्लियर है क्या ये चीज? अब देखो, ये आपके अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं ऐसी होती है, ये अगर ग्लोब है तो ये आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती है और ये आपकी देशांतर रेखाएं होती है। ये चीज आप लोग जानते हो। ठीक है, अब ये चीज है तो मैंने ये चीज आपको ग्लोब के फॉर्म में बताई कि क्या क्या चीज है। अब अपन इसको एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो अब चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ से ग्लोब में बनाए रखता हूँ एक। ये एक ग्लोब है, ये इसकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी हुई है कि जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर के असमान वितरण दर्शाती है। इसका मतलब हम चाहे जंतु की बात करें चाहे पादपों की विविधता की बात करें, वो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग होगी। हर जगह समान नहीं होगी, अलग अलग जगह पर इसका वितरण कैसा होगा? अलग अलग। असमान का मतलब अलग अलग होगा, वितरण मतलब फैलाव। उस उस विविधता का, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, उसका वितरण जो होगा आपका असमान होगा, वो अलग अलग फैली हुई होगी। कहने का मतलब कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, मतलब उसका जो फैलाव है वो असमान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सेम विविधता है, यहाँ भी सेम विविधता, यहाँ भी सेम विविधता, यहाँ भी सेम, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अलग अलग विविधता है। अलग अलग क्या है? असमान वितरण है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुत से जंतु एवं पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है। बहुत सारे जंतु और पौधों के समूह में क्या मिलती है? विविधता मिलती है, रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता मिलती है। अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता है। क्रमबद्ध प्रवणता का मतलब क्या हो? देखो इस चीज को समझो आप, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? लगातार। प्रवणता है मतलब क्या है? उतार चढ़ाव है। प्रवणता है मतलब क्या है? उतार चढ़ाव है। अक्षांशों में लगातार क्या होता है? उतार चढ़ाव होता रहता है। कैसे? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं कि भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया है उसके अंदर प्रजातियां ज्यादा होगी। जैसे ही हम भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहां पे भी अपन भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं और यहां से अपन भूमध्य रेखा से जा रहे हैं साउथ पोल की ओर।
चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाओ चाहे साउथ पोल की ओर जाओ, भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हो, पोल्स की ओर जाते हो, तो जैव विविधता घटती है। जैव विविधता क्या होती है बेटा? घटती है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से जब मैं ऊपर जाऊंगा ध्रुवों की ओर, चाहे वो नीचे ध्रुवों की ओर जाऊं, हमेशा जैव विविधता लगातार घटती जाएगी। जब लगातार क्या होगा? घटती जाएगी, क्रमबद्ध तरीके से घटती जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। लिखा आया, ये मेरी भूमध्य रेखा है, इसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी, जैव विविधता घटेगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी। क्लियर है? केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती है। ये लाइन कहने का मतलब क्या है? थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, लेकिन मैं इस लाइन को बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से आपको बताता हूँ। ये लाइन क्या कह रही है? मैं थोड़ा सा अपना जो ग्लोब है, अपनी जो पृथ्वी है, उसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ और चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये मेरी भूमध्य रेखा है, ये मेरी क्या है? भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये मैं चला गया 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री उत्तर में गया, उतना ही उतना 23.5 डिग्री गया मैं दक्षिण में। मेरा एरिया बना इतना, ये मेरा एरिया बन गया। इस एरिया के अंदर जो जो मेरे देश आ रहे हैं, इस पूरा गोल एरिया बना है। यहाँ से ये पृथ्वी गोल है, तो ये पट्टी बन गई गोल गोल, ऐसे पट्टी बन गई, ऐसे एक, ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, ऐसे एक गोल पट्टा बन गया पूरा, है ना? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो बात? ऐसे एक गोल पट्टा बन गया। तो उस पट्टे के अंदर, उस एरिया के अंदर जितने भी देश आ रहे हैं, जितने भी देश आएंगे, उसको अपन कहेंगे ये उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय एरिया। अच्छा, इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंदर जो देश आएंगे, उन देशों को अपन क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय देश कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उष्णकटिबंधीय देश। ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां से इस भूमध्य रेखा से जब मैं 66.5 डिग्री पे पहुंचूंगा, लगभग आपका 66.5 उत्तर में जाऊंगा और 66.5 भी कहाँ जाऊंगा? 66.5 डिग्री, वही आपका जाऊंगा मैं नॉर्थ और साउथ दोनों में। तो यहाँ पे जो इतना एरिया बन रहा है, ये यहाँ पे जो इतना एरिया बन रहा है, इस एरिया को बोला जाता है शीतोष्ण। पहली क्लास के अंदर ये मैंने कॉन्सेप्ट सारा बताया आपको। इस एरिया को क्या बोला जाएगा? शीतोष्ण बोला जाएगा। उसके बाद ये जो एरिया बच रहा है वो आपका पोल है, यानी कि ध्रुव है। वो आपके क्या है? पोल या फिर ध्रुव है। एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे जो देश आ रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय के अंदर जो देश आ रहे हैं, उसके अंदर जो जैव विविधता है वो आपके शीतोष्ण से और ध्रुवों से ज्यादा है। कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर जो आपके ये उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है, उसके अंदर जैव विविधता इस शीतोष्ण और ध्रुव वाले एरिया से ज्यादा है। इस शीतोष्ण और इस ध्रुव वाले एरिया से ज्यादा है जैव विविधता। कहाँ पे ज्यादा है? उष्ण कटिबंधीय के अंदर ज्यादा है। क्या कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई? क्या एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई? बताओ मेरे को, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई? अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है, आगे देखो। अब कुछ एग्जाम्पल आए, देखो वापस मैं पढ़ रहा हूँ। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जिसकी अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर में है और 23.5 डिग्री दक्षिण में है, वहां पे शीतोष्ण और ध्रुव प्रदेशों से ज्यादा जातियां पाई जाएगी। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। उसके बाद आगे देखेंगे। अब देखो, भूमध्य रेखा से के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं। अब देखो, ये आपका ग्लोब था, ये आपकी भूमध्य रेखा थी। अब कोलंबिया एक देश है, कोलंबिया एक देश है जो इस भूमध्य रेखा के आसपास ही कहीं पड़ता है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर आ जाता है। मतलब कह सकते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय वाले पूरे एरिया में वो देश आ रहा है। वो कोलंबिया जो देश है वो उष्ण कटिबंधीय के अंदर आ रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास है। इसका मतलब यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होगी। तो उस कोलंबिया के अंदर मिल रहे अपने को 1400 पक्षी जातियां। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1400 पक्षी जातियां मिली। एक देश आता है न्यूयॉर्क, जो कि 41 डिग्री उत्तर में। अगर मैं यहाँ से इस भूमध्य रेखा से 41 डिग्री यहाँ पे उत्तर पे पहुंच जाऊँ, 41 डिग्री कहाँ पहुंच जाऊंगा? उत्तर में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे कहीं पे मेरा देश पड़ रहा है जहाँ मैंने बिंदी लगाई है। अब 23.5 डिग्री तक तो मेरे उष्ण कटिबंधीय एरिया था, वहां पे तो वो देश अगर पाया जाता तो ज्यादा जाति विविधता थी। अब वहां से वो ऊपर है, ध्रुवों की ओर है, तो ध्रुवों की ओर जैव विविधता क्या होती है? घटती है। ध्रुवों की ओर जैव विविधता घटती है।
तो यहाँ पे वो 41 डिग्री में, मतलब उष्ण कटिबंधीय से तो बाहर हो गया। अब वो आ रहा है देश शीतोष्ण के अंदर। वो देश किसके अंदर आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आए। ठीक है, तो उसके अंदर पक्षी जातियां कितनी मिल रही है अपने को? 105 पक्षी जातियां। कितनी पक्षी जातियां मिल रही है प्यारे बच्चों? 105 पक्षी जातियां मिल रही है। 1400 किस में मिल रही थी? कोलंबिया के अंदर, जो कि आपका भूमध्य रेखा के आसपास का देश था। 105 पक्षी जाति आपको किस में मिली? 41 डिग्री उत्तर में एक देश आता है न्यूयॉर्क के अंदर। फिर एक और देश आता है जो आपका भूमध्य रेखा से 71 डिग्री उत्तर में है। 71 डिग्री कहाँ है? नॉर्थ के अंदर है, मतलब यहाँ कहीं पे वो देश पड़ रहा है। लगभग अपन कह सकते हैं वो ध्रुवों के अंदर आ रहा है। ये देश किसके अंदर आ रहा है? ध्रुवों के अंदर आ रहा है। तो अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब अपनी जैव विविधता घटेगी। तो उसके अंदर केवल 56 पक्षी जातियां। किसके अंदर? ग्रीनलैंड उस देश का नाम है जो कि ध्रुवों के अंदर पाया जा रहा है, और उसके अंदर 56 पक्षी जातियां हैं। कॉन्सेप्ट एक ही चीज समझाना चाह रहा है कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो आपकी जाति विविधता घटेगी। सबसे पहले एक देश लिया जिसका नाम कोलंबिया, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास पाया जा रहा था, उसके अंदर 1400 पक्षी जाति आपको देखने को मिली। दूसरा एक बड़ा देश आया जिसका नाम न्यूयॉर्क, जो कि 41 डिग्री उत्तर में था। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय से वो निकल गया, वो आ रहा है शीतोष्ण के अंदर। तो प्रजाति तो कम होगी, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो शीतोष्ण के अंदर कम हुई, तो एकदम पक्षी जाति होगी 105। फिर चले गए ध्रुवों के अंदर, जो देश आता है ग्रीनलैंड, जो कि 71 डिग्री उत्तर के अंदर है, उसके अंदर केवल 56 पक्षी जातियां पाई जा रही है। याद रखना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि इस बार नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस अक्षांशीय प्रवणता से नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़ नहीं सकते इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चीज है। समझाई एकदम अच्छे तरीके से। चलो ये चीज होगी। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इंडिया की। तो भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे विश्व में भारत की मैं अगर स्थिति देखूं तो भारत का इच्छा जो है अपना, वो उष्णकटिबंधीय के अंदर आ रहा है अधिकतर भूभाग। यहाँ पे इसने लिखा है अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय में आ रहा है, मतलब ये इतना उष्णकटिबंधीय एरिया है। तो अगर मैं भारत को यहाँ मानूं तो उसका लगभग आधे से ज्यादा, यानी बहुत सारा एरिया जो है वो आपका उष्ण में आ रहा है। किस में आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय एरिया में आ रहा है। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है वो शीतोष्ण में जा रहा है, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है वो शीतोष्ण कटिबंध में जा रहा है। मतलब ध्रुवों में भारत वाला कोई एरिया भारत का हिस्सा नहीं जा रहा है। क्या बात समझ में आई? अरे बस समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, क्या बात समझ में आई? इसका मतलब इंडिया का मोस्ट ऑफ भूभाग कहाँ आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो भारत के अंदर आपको 1200 पक्षी जातियां देखने को मिल रही। भारत के अंदर कितनी? 1200 पक्षी जातियां। कोलंबिया के अंदर 1400 थी। कोलंबिया के अंदर कितनी थी? 1400 थी। तो भारत के अंदर 1200 तो भारत के अंदर ही मिल गई। ठीक है ना। अब इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वाडोर संवहनी पौधों का जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। चीज एक ही समझाना चाह रहा है, उदाहरण भले दो, चीज वो एक ही समझाना चाह रहा है। इसने क्या लिखा? इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र। इसका मतलब इक्वाडोर एक देश है, इक्वाडोर एक देश है जो कि आपका उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय के अंदर एक देश आ रहा है जिसका नाम है इक्वाडोर। उस देश के अंदर अगर हम सहवनी जो पौधे हैं, सहवनी पौधे मतलब अपन कह सकते हैं जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। तो उन सहवनी पौधों की जो जातियां हैं वो आपके यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र। अब यूएसए क्या नाम दिया गया? यूएसए। पता है यूएसए के बारे में सब पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूएसए के जो मध्य पश्चिम एरिया है उसमें जो शीतोष्ण क्षेत्र, अब क्या बोला इसने? शीतोष्ण क्षेत्र मतलब यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है शीतोष्ण वाले के अंदर। अब उसके अंदर उसके वनों से 10 गुना अधिक है, उसके शीतोष्ण के वनों से 10 गुना अधिक है। कहाँ पे? इक्वाडोर में। क्यों अधिक है? क्योंकि इक्वाडोर का आपने क्या दिया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिया है। अगर आपने इक्वाडोर का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिया है तो सीधी सी बात है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो प्रजातियां ज्यादा होती हैं। तो कहने का मतलब ये है इसका कि इक्वाडोर एक देश है, उसका अगर हम उष्णकटिबंधीय वन, उसके जो उष्णकटिबंधीय वन है उसके अंदर आपके सहवनी पौधों की जातियां देखेंगे तो यूएसए से वो 10 गुना ज्यादा है। यूएसए के जो सहवनी पौधे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा सहवनी पौधे इक्वाडोर के अंदर है। क्यों? क्योंकि इक्वाडोर का आपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला है और यूएसए के आप बोल रहे हो शीतोष्ण क्षेत्र। तो शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर प्रजातियां कम होती हैं और उष्णकटिबंधीय के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि शीतोष्ण फिर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो प्रजाति कम होगी। हमने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। क्या बात समझ में आई? क्या मेरी बात, कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया? बात मेरी समझ में आई तो यस लिख दीजिए। यस। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, इस सेंटेंस को अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। इसका मतलब अपनी पूरी पृथ्वी पर
अपनी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जा रही है? तो वो पाई जा रही है दक्षिणी अमेरिका के अमेजन वर्षावन। माफ कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के वर्षावन। कैसे? अमेजन अमेजन वर्षावन जो कैसे हैं आपके उष्णकटिबंधीय एरिया के अंदर है। किस एरिया के अंदर है? उष्णकटिबंधीय। अब अगर उष्णकटिबंधीय में है तो जैव विविधता तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होनी चाहिए। बस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर अगर पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जा रही है, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि अमेजन वर्षावन। अगर अमेजन वर्षावन ऑप्शन में नहीं है तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी लिख सकते हो। यस, क्या बात समझ में आई? अब उसके अंदर चलो जैव विविधता तो उसके अंदर ज़्यादा है, क्या क्या कितना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 40,000 पादप है। 40,000 पादप। कितने पादप प्यारे बच्चों? 40,000 पादप। 3,000 मत्स्य की जातियां हैं, मछलियों की जातियां हैं 3,000। 1,300 आपके पास वहां पे पक्षी हैं। कितने? 1,300 आपके पास क्या है वहां पे? पक्षी हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? अमेजन वर्षावन या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 427 स्तनधारी है और 427 ही उभयचर हैं। ये जातियां हैं। ये क्या है? जातियां हैं। किसकी? उभयचर की भी और स्तनधारी की भी। कितनी है? 427 427। 378 आपके सरीसृप की हैं और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है। अकशेरुकी जातियां जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही है, वो अकशेरुकी कितनी है? 1,25,000 से भी ज्यादा है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज और पहचान शेष है। 2 लाख यानी कि 2 लाख कीट जातियों की खोज अभी तक वहां नहीं हुई। यानी इतने तो शेष है, अभी तक पहचाने भी नहीं गए। इतनी वहां जैव विविधता है। सोचो, आप आइडिया लगाओ। 40,000 वहां पे पादप हैं, 3,000 वहां पे मछलियां हैं, 427 ही स्तनधारी हैं और 427 ही उभयचर हैं। 378 आपके सरीसृप हैं और 1,25,000 आपके अकशेरुकी जातियां हैं। यस, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये 2 लाख कीट तो अभी भी वहां खोजे भी नहीं गए। क्या बात दिमाग में बैठ गई? बताओ मेरे को, दिमाग में बैठ गई ना? चलिए, उसके बाद आगे क्या है देखो। अब देखो, ऐसा क्या है उष्णकटिबंधीय में? मुझे तो, मेरे अंदर तो ये सवाल आ गया भाई, मेरे तो पढ़ते ही आ गया कि ऐसी क्या चीज़ है भाई कि उष्णकटिबंधीय के अंदर आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता हो रही है, तो फिर शीतोष्ण में क्या दिक्कत है? ध्रुवों में क्या दिक्कत है? बताओ मेरे को बताओ, ध्रुवों में क्या दिक्कत है और शीतोष्ण के अंदर क्या दिक्कत है कि वहाँ जातियाँ नहीं मिल रही, और उष्णकटिबंधीय के अंदर आप ढेर सारी जातियाँ बता रहे हो, इतनी इतनी जातियाँ बता रहे हो, आप खोज भी बता रहे हो, आप 2 लाख की तो कीटों की खोज ही नहीं हुई। ऐसा कारण क्यों है? क्यों ऐसा कारण है? ये कारण जानना चाहता हूँ मैं। एनसीईआरटी इसका बहुत प्यारा कारण बताती है। आप सबके सामने कारण स्पष्ट है, ऐसी सोचने वाली बात ही नहीं है ज़्यादा। अगर आप ध्रुवों की ओर देखेंगे तो पहली बात तो ध्रुव एरिया जो होता है बर्फीला एरिया होता है, वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, सूर्य भी जो है वो इतना प्रकाश नहीं दे पाता, इष्टतम प्रकाश नहीं मिल पाता, मैक्सिमम जो सूर्य का प्रकाश है वो वहाँ नहीं मिल पाता है। आप सब लोग इस वाक्य से, इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि ध्रुव प्रदेश ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ सन की लाइट इतनी नहीं आती। एक तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो पौधा फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा यहाँ, तो है कि नहीं? बताओ मेरे को। सन का अगर प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल रहा है तो पौधे वहां नहीं होंगे, कम होंगे यार। ऐसे ही पौधे होंगे जो कम सन के अंदर कम टेम्परेचर के अंदर उगते हैं, ऐसे ही पौधे वहां होंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए जैव विविधता वहां पे कम है। दूसरी चीज, बर्फ वगैरह पिघलते हैं तो भाई ग्लेशिएशन होता होगा, वहां पे बर्फ वगैरह पिघलती होगी तो पौधे नहीं रह पाते होंगे, प्रजातियां इसी कारण से नहीं होगी। आइए अपन चर्चा करते हैं एनसीईआरटी के क्या कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जा रही है? पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं दी, उनमें से कुछ निम्न है। पहली जो परिकल्पना देते हैं वो ये है कि जो जाति उद्भवन है, जाति उद्भवन का मतलब क्या होता है मेरे को ये बताओ। जाति उद्भवन का मतलब क्या होता है? इसने दिया है जाति उद्भवन या स्पेसिएशन। इसका मतलब नई जातियों का बनना। उद्भवन का मतलब होता है बनना, उद्भवन का मतलब होता है बनना, और जाति मतलब जातियों का, नई जातियों का बनना। अगर कोई नई जाति आप बनाना चाह रहे हो तो ये टाइम का कार्य है, ये समय का कार्य है। इसने लिखा स्पेसिएशन मतलब नई जातियों का निर्माण होना, ये आमतौर पर टाइम्स का कार्य है, समय का कार्य है। जितना ज्यादा समय मिलेगा उतनी ज्यादा नई प्रजातियां अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार ग्लेशिएशन होता रहा, हिमनदन बर्फ पिघलती रही वहां, क्योंकि शीतोष्ण एरिया भी तो बर्फीला एरिया कहलाता है। ध्रुव के आसपास का एरिया तो बर्फीला होगा वो, तो शीतोष्ण एरिया के अंदर या फिर ध्रुवों के अंदर भी कह सकता हूं, वहां पे प्राचीन समय के अंदर क्या हुआ, बार बार लगातार आपका ग्लेशिएशन होता गया, बर्फ पिघलती गई। अब जब बार बार बर्फ पिघल रही है तो टाइम ही तो नहीं मिल रहा है नया पौधा बनने का। नए पौधा जब बनने जा रहा है, मान लो एक नई जाति उद्भव हो रही है, उससे पहले ग्लेशिएशन हो गया, बर्फबारी हो गई, बर्फ पिघल गई,
नष्ट चीजें, विकास बंद। इसका मतलब हमको चाहिए टाइम, और वो टाइम तो मिल ही नहीं रहा है शीतोष्ण के अंदर। ग्लेशिएशन हो रहा है ना, हिमनदन हो रहा है, तो स्पेसिएशन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण, जबकि आपका जो उष्णकटिबंधीय एरिया है वो लाखों सालों तक अबाधित रहा है, अपेक्षाकृत इस शीतोष्ण की अपेक्षा देखें तो उष्णकटिबंधीय के अंदर आपदाएं आई है, लेकिन इतनी नहीं आई जितनी शीतोष्ण के अंदर आ रही, हिमनदन वगैरह, ये ऐसी कंडीशन नहीं आई। लाखों वर्षों तक एकदम पर्यावरण अच्छा रहा उनके लिए, इसलिए वहां पे स्पेसिएशन हुआ, जातियों का उद्भवन हुआ, और बहुत आज ढेरों सारी लाखों जातियां वहां पे निवास करती है। उसका एक ही कारण है, वो है शांत वातावरण और अबाधित वातावरण के कारण। इसी कारण से जाति विकास हो पाया और विविधता के लिए टाइम मिल पाया, बहुत ज्यादा समय मिल गया। तो और समय के कारण आपने पढ़ा कि स्पेसिएशन जो है वो समय का कार्य है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे से समझ में आ गया, वापस पढ़ोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। सेकंड जो रीजन देते हैं वो देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय का पर्यावरण है वो शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न है और कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। उष्ण जो कटिबंधीय पर्यावरण है वो शीतोष्ण कटिबंध का जो पर्यावरण है उससे कम विविधता दर्शाता है, मौसमी परिवर्तन कम आते हैं उसके अंदर। अपने अंदर देखा, भारत के अंदर देखें तो भारत का अधिकांश भूभाग किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय के अंदर आ रहा है। तो यहाँ मौसमी परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं लेकिन कम होते हैं। ऐसा तो है नहीं सर्दी चलते चलते एकदम गर्मी आ गई, गर्मी चलते चलते सर्दी आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन शीतोष्ण और ध्रुवों के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती है, कभी भी कैसा भी मौसम पलट सकता है वहां पे, ठीक है ना। इसीलिए पर्यावरण यहाँ का जो है उष्ण कटिबंध का वो कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है, और इसीलिए जो है आपका स्थिर पर्यावरण बना रहा। एक स्थिर पर्यावरण बनता है तो वो निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। एक निकेत बनता है, एक नीचे बनता है जिसको NICH लिखते हैं। एक प्रजाति के लिए एक जो होता है वो एरिया बन जाता है जहाँ पे वो प्रजाति आराम से इष्टतम जनन करती है, सारे अपने क्रियाकलाप करती है। इसीलिए जो है आपकी वजह से इस वजह से स्पेसिएशन होता गया और बहुत सारी प्रजातियां वहाँ पे निवास करने लग गई, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता फैल गई, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया कि मौसम वहाँ पे कम परिवर्तन है उष्ण कटिबंधीय के, जबकि शीतोष्ण के अंदर मौसम परिवर्तन है। एक और कारण है जो मैंने सबसे पहले बताया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है। सूर्य का, सन का जो प्रकाश है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा है अपने यहाँ, जिससे उत्पादन अधिक हो गया, फोटोसिंथेसिस अधिक हुई। सन की लाइट ज्यादा आई तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई तो खाना ज्यादा बना पौधे के अंदर, खाना ज्यादा तो पौधे से उत्पादन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा तो ये तो जैव विविधता को बढ़ाएगा और प्रजातियां आएगी ऐसी, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होती है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होती है। बस इतना ही, ये तीन कारण है मेन, और ये तीनों ही कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है जैव विविधता के पैटर्न्स के अंदर आपके अक्षांशीय प्रवणता को बहुत प्यारे तरीके से किया, अक्षांशीय प्रवणता को बहुत प्यारे तरीके से किया। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। एक बार फिर इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो इसके अंदर डाटा दे रखा है वो आप एक कॉपी के अंदर नोट करो और उस डाटा को बार बार याद करो। डाटा बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत प्यारा था ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जातीय क्षेत्र संबंध स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे। और मैं इस बार थोड़ा मेरा का आइडिया लग रहा है मेरा कि इस बार नीट 2025 के अंदर, इस बार नीट 2025 के अंदर जातीय क्षेत्र संबंध से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, एक सवाल देखने को मिलेगा, और सवाल भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पूछा जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे जुड़िएगा, ठीक है। हम आपसे जुड़ेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहना, सपोर्ट रखना। बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइट करवा रहा हूँ। नीट के अंदर तो कहीं अटकोगे नहीं, साथ ही साथ सीयूटी बोर्ड्स के अंदर भी कहीं नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। यस, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।